नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक का सेकंड चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं होता क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई थिंक बाकी के सारे वीडियो आपने देख भी लिए होंगे, उनको पढ़ भी लिया होगा। तो बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रोथ क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। मतलब कि ग्रोथ एक ऐसी फिजिकल मैच्योरेशन है शरीर का जिसके अंदर क्या होता है कि शरीर की साइज बढ़ती है और वेरियस ऑर्गन की साइज बढ़ती है। ग्रोथ मतलब क्या होता है, साइज बढ़ना। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि शरीर की साइज बढ़ती है। इट इज़ ए क्वांटिटेटिव फिनोमिना। क्वांटिटेटिव मतलब जिसकी हम गणना कर सकते हैं कि भाई इतना किलो वजन बढ़ा, इतना किलो वजन नहीं बढ़ा। इट कैन बी मेजर इन इंचेस, सेंटीमीटर के किलोग्राम। इसको हम नाप भी सकते हैं कि कितना इंच बढ़ा, कितना सेंटीमीटर बढ़ा और कितना किलोग्राम बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। उसमें तो क्या था कि भाई फिजिकल मैच्योरेशन था, ठीक है, जिसमें साइज बढ़ती थी। ये क्या है, फंक्शनल मैच्योरेशन है। और साथ साथ में क्या है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन है। ये कैसा फिनोमिना है, वो तो था क्वांटिटेटिव, ये है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब होता है कि हम इसकी गणना नहीं कर सकते, बता सकते हैं क्या कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अगर नापना हो तो आप बता देते भाई इतना सेंटीमीटर ग्रोथ हुई है, इतना किलो वजन बढ़ा है। अब डेवलपमेंट कैसे बताएं क्या कितना डेवलप हुआ है, तो इसको हम ना तो किलोग्राम, सेंटीमीटर, पाउंड में नहीं नाप सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो जरा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल। मतलब ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मतलब किसी दिशा में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल का बच्चा और उसका वजन 55 किलो हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, हर 1 साल का बच्चे का लगभग वजन वगैरह सब बराबर होता है। एट बर्थ के टाइम भी लगभग 2.5 किलो से 3 किलो 4 किलो तक हर बच्चे का वजन होता है, हर बच्चे का होता है। मतलब डायरेक्शनल है। ठीक है, इतनी उम्र में इतनी हाइट बढ़ेगी जितनी में इतनी बढ़ती है। ठीक है, हाइट में भी जैसे डायरेक्शन कैसे, दिशा में कैसे चलती है। जैसे मान लीजिए अभी 7 फुट हाइट मान लो, 7 फुट 8 फुट मैक्सिमम मान लो। अब कोई क्या मैं 12 फुट में किसी की हाइट तो मान भी नहीं सकते, है ना। भारत में बोल रहा हूँ जैसे मैं। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल। तो फर्स्ट हो गया सब डायरेक्शनल है, मतलब एक दिशा के अंदर चलती रहती है और उस दिशा में ही समय आने पर ग्रोथ वगैरह इंक्रीज होती रहती है। सेकंड वन होता है इट इज सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल मतलब सी फेलो मतलब सी मतलब सिर, कोडल मतलब पैर। मतलब कहने का मतलब है कि जो इट मीन्स द हेड कंट्रोल डेवलप्ड फर्स्ट। मतलब कि जो अपना सिर होता है वो सबसे पहले डेवलप्ड होता है। अपर लिम्ब और उसके बाद में है स्कल है, वो सॉरी ये स्किल नहीं लिखा, अच्छा स्किल है। नेक्स्ट लोअर लिम्ब, स्किल एट लास्ट। मतलब होता है कि सबसे पहले अपना अपर लिम्ब, हाथ वगैरह, पैर वगैरह, अपना सिर वगैरह बनता है और उसके बाद में जो है अपना पैर वगैरह, पैरों की अंगुलियाँ वगैरह ऐसा बनती है। तो सिफेलोकोडल अपनी स्टेज में ग्रोथ होती है। मतलब सबसे पहले हेड का डेवलपमेंट होता है। आपने पढ़ा होगा ना, नर्वस सिस्टम सबसे पहले डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम कितने दिन पे है, 21 से लेकर के 28 दिन पे नर्वस सिस्टम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में हार्ट बनता है। हार्ट कितने में बनता है, 21 दिन पर डेवलप हो जाता है। फिर वो पैर वगैरह ये सब चीज़ें बाद में बनती रहती है। ठीक है, आप पढ़ोगे जैसे फिर एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से आगे जब लेयर जाएगी, फिर उसके बाद में आपका वुल्फ इंडक्ट और मुलेरी इंडक्ट बनेंगे। फिर वो आप सब चीज़ें आगे आगे देखो। मतलब कहने का मतलब कि सबसे पहले शुरुआत हेड से होगी, उसके बाद पैरों से होगी। इसे कहते हैं सिफेलोकोडल। नेक्स्ट तीसरा हम पढ़ते हैं कि साहब इट इज़ ए प्रोक्सिमल डिस्टल। प्रोक्सिमल, पी मतलब पास के, डी मतलब दूर के। ध्यान देना, पी मतलब पास के, डी मतलब दूर के। तो सबसे पहले जो अपनी ग्रोथ होगी वो प्रोक्सिमल साइड की होगी, उसके बाद में किसकी होगी, डिस्टल साइड की। प्रोक्सिमल मतलब अगर हम समझे तो साहब जो मिड लाइन के ऑर्गन है वो सबसे पहले डेवलप होते हैं, और जो आउटर साइड जैसे अपने हैंड है, अपने जैसे फीट है, ये सब चीज़ें क्या होगी बाद में डेवलप्ड होती है। और जैसे अपने हार्ट है तो मिड साइड में, हार्ट जो जो अपना चेस्ट वगैरह है, एब्डोमिन है, पैनक्रियाज, ये सबसे पहले डेवलप्ड होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो फर्स्ट हमने पढ़ा साहब ग्रोथ डायरेक्शनल है। सेकंड हमने पढ़ा साहब ग्रोथ सिफेलोकोडल होती है, पहले सिर और उसके बाद में पैर। फिर हमने तीसरा पढ़ लिया प्रोक्सिमो डिस्टल। पहले पी मतलब पास वाले ऑर्गन, डी मतलब दूर वाले ऑर्गन डेवलप होते हैं। ठीक है साहब, क्या पढ़ा नेक्स्ट उसमें फिंगर मूवमेंट लेटर। मतलब होता है जो अपने हाथों की अंगुलियां वगैरह है ये सब डिस्टल ऑर्गन है, तो दूर के, तो इनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट लेट होता है। लेट मतलब बाद में होता है, पहले मिड लाइन का होगा। तीसरा पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट इज फ्रॉम मास टू स्पेसिफिक। मतलब होता है कि डेवलपमेंट हमेशा कम से ज़्यादा की ओर होता है। मास मतलब होता है जो एरिया कम है वहाँ से क्या होगा, ज़्यादा की ओर। मान लीजिए ऐसा तो होता नहीं है कि कभी पहले है जो है अपना मान लो शरीर, ऐसा तो होता नहीं कि पहले शरीर 10 किलो का था फिर धीरे धीरे 5 किलो में उसकी ग्रोथ हुई, ऐसा नहीं होता कभी भी। पहले होता कम, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो 2.5 किलो होता है और उसके बाद में क्या होता है 5 किलो होता है, फिर 7 किलो होता है, 10 किलो, जो भी होता है वो होता रहता है। तो पहले कम होगा और उसके बाद में क्या होगा, ज़्यादा। तो डेवलपमेंट क्या होगा, मास से क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, मास से क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। नेक्स्ट है कि इट हैज़ सीक्वेंशियल पैटर्न। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स
प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस। अब इसमें क्या है, इट है सीक्वेंशियल पैटर्न। सीक्वेंशियल मतलब कि ये अपने सीक्वेंस के अंदर चलता रहता है। क्या समझोगे, सीक्वेंस में चलता रहता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस। मतलब प्रिडिक्टेबल मतलब जिसकी हम भविष्यवाणी पहले भी कर सकते हैं। कि बात मैं अगर बोलूँ आपको कि साहब जो बच्चा है वो सिटिंग विदाउट सपोर्ट कब बैठ सकता है, मतलब कि बैठना है बिना सपोर्ट के बैठना है, तो साहब 8 से 9 महीने में बैठता है। ये चीज़ हमें पता है, तो हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लगभग हर बच्चे में यही अपने को देखने को मिलता है। बच्चे को स्कूल कितने भेजते हो, स्कूल कितने एज में भेजते हो? हर कोई माँ बाप है जो 3 से 4 साल में भेजता है। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 साल पे बच्चे को भेज दें, नहीं, क्योंकि उतनी उसकी ग्रोथ ही नहीं होती रहती है। बात आई कि समझ में नहीं आई, तो सीक्वेंशियल ग्रोथ में होती रहती है। जैसे 1 साल का बच्चा जितना वजन होगा, फिर 2 साल का जितना होगा, फिर 3 साल में होगा, ठीक है। या फिर आपने ऐसा देखा कि 5 साल का बच्चा एकदम से 7 फुट का हो गया, कभी देखा? होता ही नहीं है। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न लूजेज वेट ऑफ 10% ऑफ बॉडी वेट टिल अर्ली 7 days एंड रीगेन बाई 10 days। मतलब कि जब बच्चा 7 दिन का होता है, जन्म से लेकर के 7 दिन तक बच्चे का वजन है वो 10% कम होता है। मान लीजिए कहते हैं ना गुलगुलो जन्मियो साहब है बहुत, ये तो जब जन्मा था तब एकदम थोड़ा, ठीक है। तो बच्चा कहता है ना कि हाँ यार ये तो जब छोटा था तो बड़ा गुलगुला था, बड़ा माता था, बड़ा मोटा था, है। फिर उसमें बोलते उसकी नजर न लगे, फिर 4 किलो का था, मेरा तो सब 4 किलो का था। अब फिर बोलते यार उसको पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा बहुत अब पता आपको जॉन्डिस होगा, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी है तो हर किसी में पहले होता है, जॉन्डिस होता है, नॉर्मल कंडीशन, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। फिर उनकी क्या धारणा बन जाती कि यार नहीं उसको तो क्या हुआ, फिर वो पीड़िया हुआ था, उसकी वजह से उसका वजन देखो काफ़ी कम पड़ गया। कोई कहता साहब इसको देखो नज़र लग गई थी उसका वजन कम पड़ गया, ऐसा नहीं होता है। लाइन क्या बोल रही है कि न्यूबॉर्न लूजेस वेट ऑफ 10% ऑफ बॉडी वेट स्टिल अर्ली 7 days एंड रीगेन बाई 10 days। मतलब कि जब बच्चा 7 दिन का होता है तो अपना 10% वजन कम करता है। 10% जितना भी हुआ उसका 10% वजन कम हो जाएगा और उसके 10 दिन बाद वापस वो गेन करना शुरू कर देता है, ठीक है। प्रिंसिपल 101% आएंगे और आई थिंक आपको याद भी हो जाएंगे, क्योंकि किसी किसी की आवाज़ में ऐसी चीज़ होती है कि आपको दिमाग के अंदर वो चीज़ फिट हो जाती है। किसी किसी का कोई उदाहरण आपके दिमाग में फिट हो जाता है, कभी कोई आवाज़, कभी कोई वॉइस, कभी कोई वर्ड आपके दिमाग में से फिट होता है कि आप याद कर पाते हो। तो ये सब प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स मतलब क्या, सिद्धांत है सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। नेक्स्ट है ब्रीथ वेट डबल बाय 6 months एंड ट्रिपल बाय 1 year एंड 4 times बाय 2 years। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना ये चीज़ को कि ब्रीथ वेट जो है अपना वो डबल कब होता है, 6 महीने में। जन्म के समय वजन कितना हुआ साहब, एक चीज़ मान दो, जन्म के समय वजन होता है 2.5 किलो। 2.5 किलो का दुगुना कब होगा, 2.5 किलो का दुगुना होता है 5, तो 5 मतलब मान लीजिए 5 से 6 महीना, 6 महीना। फिर तिगुना कब होता है, 6 दूनी 12, 12 मतलब 1 साल। तो त्रिगुना कब हो गया साहब, 1 साल पे। और फिर 4 गुणी कब होता है, 2 साल पे। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, मोस्ट इन्फेंट हैव देयर फर्स्ट टीथ इरप्ट एट द एज ऑफ 6 to 8 months। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट जो टीथ होता है वो कब इरप्ट होता है, 6 से 8 महीने में। मतलब जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसमें फर्स्ट टीथ है वो इरप्ट होता है, ठीक है। ये भी क्या है, प्रिंसिपल इसका। नेक्स्ट है प्रिंसिपल कि प्री टर्म बेबी असेस्ड फॉर डेवलपमेंट बाय करेक्टेड एज बाय नॉट द क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब जो प्री टर्म बेबी होता है इज असेस्ड फॉर द डेवलपमेंट बाय करेक्टेड एज, नॉट बाय द क्रोनोलॉजिकल एज। क्या होता है क्रोनोलॉजिकल एज और करेक्टेड एज? मतलब जो प्री टर्म बच्चा होता है, जैसे मान लीजिए प्री मैच्योर बच्चा है, तो उसको आप ऐसा नहीं बोलोगे कि जैसे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रॉनिक एज इंटू 100, ठीक है। यही तो पता MA/C है। MA मतलब मेंटल एज, मतलब बच्चे की जितनी आयु होती। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब बाकी उसके दोस्तों की होती। मान लीजिए एक 7 महीने का बच्चा है, ठीक है। अब वो जब डिलीवर हुआ तो 0 से 28 दिन आप उसे जो है क्या बोलोगे, आप उसे मतलब बोलोगे ना यार उसको नियोनेट, ठीक है। तो 0 से 28 दिन आप उसे बोलोगे नियोनेट, फिर 28 से 1 महीने तक 1 साल तक आप उसे बोलोगे इन्फेंट वगैरह, फिर 1 से 3 साल टोडलर, फिर 3 से 6 प्री स्कूलर, फिर 7 से 12 स्कूलर, फिर अडोलसेंस 12 से 18। तो मेरी बात ये है कि मेरी बात को समझना कि मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि साहब जो बच्चा 7वां महीने में डिलीवर हुआ, एक बच्चा होता है 90 महीने में डिलीवर। अब 90 महीने का हुआ, अगर उसको 0 से 28 दिन आपने क्या बोला, नियोनेट बोला, और जो 7वें महीने में डिलीवर हुआ उसको भी आप 0 से 28 दिन बोलो नियोनेट। अब मुझे ये बताओ कि अगर उसमें प्री टर्म बेबी में कुछ करेक्शन मतलब कुछ गड़बड़ी है, तो क्या आप ये सोचोगे क्या कि वो उसका तो नियोनेट हुआ तो वो इतना ऐसा था, इसका हमारा ऐसा कैसे है, ठीक है। ऐसा तो हम लॉजिक नहीं लगा सकते कि भाई उसका तो वेट दुगुना, अभी मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने कहा वेट दुगुना उसका तो 6 महीने हो गया, इसका क्यों नहीं हो रहा है। इस हिसाब से करेक्ट नहीं करते हम, इस हिसाब से देखते कि साहब ये प्री टर्म था तो उससे लेट होगा। मानना कि वो प्री टर्म है, अगर उसकी डिलीवरी हो गई 7वें महीने में तो भी वो 0 से 28 दिन नियोनेट है, मान लिया सब चीज़, पर है तो 7वें महीने का। तो ये बोल रहा है कि जो प्री टर्म बेबी होते हैं, अगर उनके
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपको असेस करना होता है तो उसको आपको करेक्टेड एज में करना पड़ेगा। करेक्टेड एज क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है बाकी जो बच्चों की एज उनके अकॉर्डिंग नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ ही गई होगी। अब तो नहीं आई हुई तो कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा ना। नेक्स्ट देखो, डेफिसिट ऑफ वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में अफेक्ट द स्किल ऑफ द अदर डोमेन। मतलब कहता है कि अगर किसी भी बच्चे की एक डोमेन में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे डोमेन में प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि अगर बच्चे की मान लीजिए ग्रोथ रिटार्टेड हो गई, ठीक है, तो ग्रोथ रिटार्डेशन की वजह से दूसरी उसको प्रॉब्लम होगी। मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं, चलो उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए कि मान लो कोई 18 साल का बच्चा है, ठीक है। अब 18 साल मतलब क्या हुआ, एडोलसेंस का बच्चा है, चलो मान लो 16 मान लो, चलो 16 तक मानते हैं बच्चा, 18 तक मानते हैं भारत में, अमेरिका में 16 तक मानते हैं। तो मान लीजिए कोई 16 साल का बच्चा है, तो अगर उसकी ग्रोथ है वो अभी भी 5 फुट की है या फिर 4 फुट की भी है, तो फिर मुझे ये बताओ कि क्या उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा? 18 साल का बच्चा, उसके दाढ़ी मूछ नहीं है, तो उसमें क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। यानी एक डेवलपमेंट में डोमेन जो है, अगर एक डेवलपमेंट में कमी है मतलब ग्रोथ में, तो क्या ना कि दूसरे शरीर में किसी ऑर्गन को इफेक्ट करेगा। समझ में ही बात? अगर उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर रहा है ये तो। पर अगर छोटा बच्चा है उसमें जैसे मान लीजिए हेड में पूरा अगर कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है या फिर और किसी भी पार्ट में कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गन को वो इफेक्ट जरूर करेगा। लास्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम कि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर, इनबॉर्न फैक्टर एंड नर्चर एनवायरमेंटल फैक्टर। कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है साहब, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन होता है जो इन्वायरमेंटल नेचर जिसे हम बोलते हैं इनबॉर्न फैक्टर, एंड सेकंड होता है नर्चर, यानी फर्स्ट है इनबॉर्न फैक्टर और सेकंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर। आपको पता है कि अपने संविधान के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि द चाइल्ड आर नेशनली सुप्रीमली असेट, सो द नेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर नर्चर एंड देयर सॉलिट्यूड। मतलब कि बच्चे राष्ट्र की धरोहर है, इसलिए राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे का लालन और पालन करें। ठीक है, तो मतलब बच्चे राष्ट्र की धरोहर है। तो हम यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन होता है नर्चर पर, सेकंड वन होता है उसके नेचर पर। प्रेगनेंसी के दौरान, गेस्टेशन टाइम के दौरान माँ ने क्या ईट किया, माँ कहीं माल न्यूट्रिशन तो नहीं थी, माँ को कहीं एनीमिया तो नहीं था, माँ अगर कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कर रही थी क्या कि जिससे बच्चे को फायदा हो, जैसे माँ ने क्या फॉलिक एसिड और जिंक की टेबलेट्स ली थी क्या? अगर बस ली तो हम बोलेंगे इनबॉर्न फैक्टर। अगर उसने ली तो बच्चे का डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब कि बच्चा अब किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, किन लोगों के साथ में रह रहा है, उसको क्या खाने को मिल रहा है, क्या उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या परिवार की आर्थिक आय है, क्या परिवार की मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या उसको सारी सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही है, या फिर ठीक है अगर ज़्यादा रईस बच्चा होगा तो डायपर वगैरह ऐसा यूज़ करते हैं उसको, और अगर नहीं तो फिर वही है जो मान लीजिए यहाँ पे ठीक है कच्ची बस्ती का है या फिर उस पर ज़्यादा केयर वगैरह नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक चीज़ होती है। फिर अनहाइजीनिक की वजह से उसके डेवलपमेंट क्या होता है, एक तो लेट भी होता है, फिर इन्फेक्शन वगैरह के होने की वजह से भी डेवलपमेंट हो या नहीं हो कोई भरोसा नहीं है। तो मैं सारे के सारे पॉइंट अभी वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार आपके लिए। फर्स्ट हमने पढ़ा था ग्रोथ इज डायरेक्शनल, सेकंड हमने पढ़ा था सिफेलोकोडल, थर्ड हमने पढ़ा था प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। फोर्थ हो गया आपका मास टू स्पेसिफिक, कम से ज़्यादा। फिफ्थ हो गया सीक्वेंशियल, सिक्स्थ हो गया लूज वेट फॉर 10%, सेवन्थ मैंने बता दिया 6 महीने में 6 महीने में क्या डबल, और 1 साल में ट्रिपल, और 2 साल में 4 बार। फिर मैंने बता दिया कि जो उनके दांत होते हैं वो 6 से 8 महीने फर्स्ट दांत आ जाता है। फिर मैंने ये बता दिया कि अगर मान लीजिए कोई प्री टर्म बेबी है तो उसको दूसरे बेबी की तरह हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, फिर उसके लिए क्राइटेरिया हम दूसरा यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर सेवंथ मैंने बता दिया कि जो अगर किसी बच्चे में एक में डोमेन में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं उसके दूसरे डोमेन में प्रॉब्लम कर सकता है, एक डेवलपमेंट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं दूसरे शरीर को इफेक्ट कर सकता है। और फिर मैंने लास्ट आपको बता दिया था कि साहब ये नेचर और नर्चर दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। बात समझ में आई? प्रिंसिपल रट लेना क्योंकि 100% आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखो धमाक देखो। और हाँ भाई, क्या अभी आप चैनल को शेयर कीजिए अपने क्लासमेट के साथ में, ठीक है। शेयर अभी कर दीजिए हाथों हाथ ही, फिर आप करते तो होने ही शेयर तो, क्योंकि फिर बहुत सारे ऐसे करते हैं कि यार कहाँ क्लास से, फिर सबको मेरे को अलग अलग बताना पड़ता है यहाँ क्लास से है, ये वीडियो है। फिर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है सर उसका लिंक भेजो ना, आप किस किस को मैं कहाँ से लिंक भेजूँ है। इससे अच्छा आप जो भी थर्ड ईयर के जो अभी जो क्लासेस चले तो थर्ड ईयर अपने थर्ड ईयर वालों को शेयर करो और उनको बोल दो कि भाई यहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई इसमें सारे वीडियो पड़े। और मैंने क्या फर्स्ट टाइम में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर अपने डिक्लेयर कर दिया, तो अब बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह, व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह, ठीक है। तो आप जो भी टेलीग्राम का ग्रुप बना, जो ग्रुप में ऐड है तो वो अपने क्लासमेट को ऐड करो, और जो नहीं है ऐड वो एक जन मेरे से ऐड हो जाओ, बाकी अपने क्लासमेट को सारे करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो
स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ग्रोथ और डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस होती है। तो स्टेजेस एंड जी एंड डी, जी मतलब ग्रोथ एंड डी मतलब डेवलपमेंट, कैन बी स्टडीज इंट्रा यूटेराइन, प्री नेटल पीरियड एंड एक्स्ट्रा यूटेराइन। देखो क्या होता है इंट्रा यूटेराइन मतलब बच्चा माँ के पेट में है, और प्री नेटल पीरियड, अच्छा छोड़ो चलो, प्री नेटल पीरियड मतलब क्या होता है कि बच्चा जो अभी डेवलप उसका जो ब्रिथ हुई है, ठीक है, और एक्स्ट्रा होता है जिसे हम एक्स्ट्रा यूटेराइन बोलते हैं, पोस्ट नेटल बोलते हैं। तो देखो जरा क्या होता है सब चीज़ें। फर्स्ट बात करते हैं प्री नेटल की। अरे इंट्रा यूटेराइन को प्री नेटल बोलते रहे, कहाँ चला गया मैं। प्री नेटल मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले, नेटल मतलब जन्म, जन्म से पहले, तो जन्म से पहले कहाँ होगा बच्चा है। तो देखो फर्स्ट होता है, इसमें 3 स्टेज होते हैं, ओवम, एम्ब्रियो और फीटस। ओवम होता है 0 से 14 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऐसा बोला जाता है पर मान लेते हैं कि भाई 0 से 14 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन है वो ओवम होता है। फिर 14 से 8 वीक का आपका होता है, या फिर आप कह सकते हो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह का एम्ब्रियो, फिर 8 से आपका टिल ब्रथ, ठीक है, वो आपका हो गया फीटस। प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है, कमेंट करके बताना अगर कोई पता हो किसी को तो। नेक्स्ट देखो पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल में होता है भाई देखो सबसे पहले नियोनेट, फिर इन्फेंट, फिर टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर और एडोलसेंस। नियोनेट 0 से 28 दिन का बच्चा, इन्फेंट 28 से 1 साल का बच्चा, टोडलर 1 से 3 साल का, प्री स्कूलर 3 से 6 साल का, स्कूलर 7 से 12 साल का, एडोलसेंस 12 से लेकर के 18 साल का बच्चा होता है। बात समझ में आई क्या। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, आप स्टेजेस ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट पूछेगा ये क्वेश्चन, इसको हम आगे बात करेंगे अगर होगा तो। अभी हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आता है, पहले हम उसी को पकड़ते हैं कि भाई जो मेन आए आपको कम समय में जितना भी मिले कम से कम अच्छा तो मिले कि भाई हाँ ये क्वेश्चन पढ़ते हैं सारे के सारे, तो आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 101% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखिए क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हेडिंग लगा ली, साथ साथ में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो हैं। और नोट्स के लिए मैं व्हाट्सएप करो 6375139288, साथ साथ मेरे हिसाब से लिखते रहो, दैट इज़ बेटर फॉर यू। देखो नेक्स्ट 3 चीज़ आती है फिर, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और अदर फैक्टर। इन तीनों पे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट निर्भर करता है। अगर बच्चे का मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, जो भी कोई विकास है, संपूर्ण विकास है बस, ठीक है, तो वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हेरिडिटी, सेकंड वन होता है इन्वायरमेंट और थर्ड होता है अदर फैक्टर। हेरिडिटी में 2 आता है साहब, एक आता है सेक्स, दूसरा आता है रेस और नेशनलिटी। अदर फैक्टर में आता है फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सेकंड कल्चरल फैक्टर और थर्ड होता है इमोशनल फैक्टर। और जब बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की, उसमें 2 इन्वायरमेंट आते हैं, प्री नेटल और पोस्ट नेटल। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो प्री नेटल में हो गया जैसे मैटरनल माल न्यूट्रिशन, मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज़, मतलब कि नशेड़ी माता, ठीक है, शौकीन जीवड़ा, जो भी आप बोलना चाहो उनको, मैटरनल इलनेस, मैटरनल हार्मोन डिस्टर्बेंस और मिसलेनियस। पोस्ट नेटल में होगा आपका ग्रोथ, क्या ग्रोथ पोटेंशियल, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्लाइमेट, सीजन, प्ले, एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस, हार्मोन इन्फ्यूज, सब चीज़ हम एक एक करके देखते हैं। ये आप लिख लो यहाँ से, एक एक को हम डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं क्या क्या होते हैं, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आ जाइए। फर्स्ट बात करते हैं हेरिडिटी क्या होती है। क्या होती है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होती है कि, और जेनेटिक फैक्टर मतलब कि जो लक्षण बच्चे को अपने माँ बाप से मिले हैं। मैं ऐसा नहीं कहता माँ बाप से, नाना नानी से, दादा दादी से, जिन किसी से भी जो लक्षण मिले हैं, एक वंशानुगत से दूसरे वंशानुगत में मिलने वाले लक्षणों को वंशानुगतता कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम से तो यही नहीं वैसे समझ में आपको। तो अब देखिए फर्स्ट सेक्स क्या होता है कि एट ब्रेथ मेल बेबी आर हैवी एंड लॉन्गर देन फीमेल। जब बच्चे का जन्म होता है तो जो बच्चा क्या होता है, अभी यार एक मेरे को जोक बढ़िया याद आ गया, चलो बता देता हूँ आपको। अभी एक ICICI बैंक का एक रिसिप्ट आई थी कल मेरे पास में, और रिसिप्ट क्या जोक वगैरह की थी, किसी ने सेंड की। तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि बच्चे काफ़ी ऑनलाइन क्लास वगैरह ले रहे थे, तो अभी ऑनलाइन का सीजन था, तो उसमें लिखा हुआ था अपना नाम, पता, फिर राशि। अभी हिंदी बोला तो हिंदी में याद आ गया मेरे को जोक। तो उसमें लिखा था नाम, पता, राशि, ठीक है, और उसके बाद में कॉलम खाली थे, फिर सिग्नेचर होते थे। मतलब किसी आदमी को पैसे निकालने थे बैंक से, तो रिसिप्ट भर के गया, तो उसने नाम तो लिख दिया साहब, जो नाम है ओम प्रकाश, राम प्रकाश, जो भी नाम था वो लिख दिया उसने। और उसके बाद में पता भी उसने पूरा अपना घर का भर दिया। और जो राशि थी उसमें क्या कर दिया उसने, राशि में लिख दिया वृश्चिक। वृश्चिक क्या होती है, राशि नहीं होती, मकर, तुला, वृश्चिक, है ना, वो मेष। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऑनलाइन क्लास का साइड इफेक्ट हो गया, तो आपको भी कहीं यहाँ ऑनलाइन क्लास का साइड इफेक्ट नहीं हो जाए,
तो जो ये सेक्स लिखा है वो है लिंग, मतलब कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, चलो देखो तो बात करते हैं। तो क्या साइड इफेक्ट हो गया, अमाउंट में भरना तो उसको अमाउंट था, और राशि में कितना लाख का है क्या कुछ है, उसने भरा वृश्चिक। तो देखो एट बर्थ मेल बेबी इज़ हैवी एंड लॉन्गर देन गर्ल। जो जन्म के समय क्या होता है, बच्चा भारी होता है। कौन, मेल बेबी जो होता है वो भारी होता है, और साथ साथ में क्या होता है, लॉन्गर देन फीमेल, मतलब लड़के की तुलना में लड़का लंबा होता है और थोड़ा भारी होता है शरीर में। ठीक है, गर्ल मैच्योर अर्लियर देन बॉयज। हाँ, पर यह बात है कि जो गर्ल्स होती है वो मैच्योर होती है बॉयज से पहले। सेक्स इज डिटरमाइंड एट द कंसेप्शन। ये मानते हैं कि सेक्स को हम कंसेप्शन के, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी कोई अपवाद की या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस टाइम पर हम सेक्स को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हमने दो चीज़ इसमें मेन ध्यान रखनी है कि फर्स्ट तो बच्चा होता है जो मेल बेबी, उसका जो शरीर और वजन होता है वो भारी होता है और लंबा भी होता है लड़के की तुलना में, और दूसरा होता है कि लड़की जो है वो लड़के से पहले मैच्योर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रेस एंड नेशनलिटी। क्या होता है रेस और नेशनलिटी, कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट नेशनल ग्रुप इज ऑल्सो वेरी, मतलब कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे लंबाई है, हाइट है, कलर है, ठीक है, आपने बोलने की स्टाइल है, आंखों का जो है, जैसे चाइना वालों की आंखें देखी नहीं होगी, चाइना वालों की आंखें कैसे होती है, बहुत छोटी 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 छोटी, कहते बहुत मई मई होती है ना, दिखते ही नहीं, उनको आंखें खुलती ही नहीं उनकी, चाइना वालों की तो। और अमेरिकन कैसे होते हैं, एक तो लंबे होते हैं थोड़े, पूरे एकदम ब्राउन कलर के। ठीक है, चलो ठीक है यार, आप खुद जान गए होंगे अब कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट हो आप, कैसे दिखते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के। और आप भी क्या बोलते हो, मुझे ये भी पता क्या बोलते हो आप। ठीक है, तो मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भारतीयों का सबका अलग अलग होता है। क्या कि देश में नेता वो नहीं देखे, कहाँ मोदी जी, कहाँ बाकी वाला, कोई तो कैसा ही कोई कैसा ही। ठीक है, कोई छोटा कोई ऐसा ऐसा, और अपना देखो भारत वाला, मतलब इसे कहते हैं हर देश का जो है वो, हर नेशंस का अलग अलग उनका फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग अलग नेशन के ऊपर वेरी करता है। समझ में आई बात आपको। नेक्स्ट देखो कि हेल्थ, जैसे पंजाबी लोग होते हैं ना, मान लेते हैं एक साउथ वाला ले लेते हैं, एक पंजाबी ले लेते हैं, तो साउथ वाला ऐसा देखने को ज़्यादातर देखते हैं कि भाई जो साउथ वाला होगा उसके थोड़ा इन्वायरमेंट की वजह से जो कलर वगैरह होगा वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, डार्क होता है, और फिर उसमें जो बॉडी वगैरह भी उनकी तुलना में कम होती है। पंजाबियों को देखो, मतलब एक अजीब लुक, मतलब उनका लुक आता है कि हाँ यार पंजाबी है, उसमें थोड़ी बॉडी वगैरह भी होती है, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है वो ऐसे ही होता है। फिर अपने यहाँ का राजस्थान का जो सब है, मतलब पता चल जाता है ये उस राज्य का है, क्योंकि उनमें जो डेवलपमेंट है वो तो नेशन से नेशन, स्टेट से स्टेट वेरी करता है। नेक्स्ट, हाइट एंड स्टेटस ऑफ अमेरिकन इंडियंस आर यूजुअली डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न, जो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर किस प्रकार से अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, तो बात करता है फर्स्ट प्री नेटल फैक्टर। प्री नेटल मतलब कि बच्चा जब माँ के पेट के अंदर है उस टाइम पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है कि जो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मैटरनल माल न्यूट्रिशन की, माता अगर है, बच्चा उसके पेट में है, तो उस टाइम पे अगर वो एनीमिया का शिकार है, उसके शरीर में खून की कमी है, या फिर अगर उसको वो डाइटरी इनसफिशिएंसी है, अगर अच्छे से खाना नहीं खा रही है, अच्छे से अगर तो प्रोटीन सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट जो भी कुछ लेना चाहिए, जो फोलिक एसिड वगैरह मैंने बताया, वो कुछ अगर नहीं ले रही है, तो हालांकि कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो सब एकदम क्या हो गई है, रिटार्डेड हुई है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ क्या आती है कि मैटरनल इन्फेक्शन, की माँ को अगर मान लीजिए गेस्टेशन पीरियड के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर डिफरेंट इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन है, जैसे HIV है, स्टार्च है, ठीक है, HBV है, ये कोई भी डिजीज, जैसे मान लो STORCH, ठीक है, एस बोलते टॉर्च इन्फेक्शन, TORCH होता है, पर एस मतलब सिफिलिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस और हर्पीज वायरस, अगर कुछ ऐसी कोई इनमें से इन्फेक्शन है मदर को, तो बच्चे की कहीं ना कहीं ग्रोथ को अफेक्ट जरूर करेगी। तीसरा बात करते हैं मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज, जिसके अंदर माता अल्कोहल का यूज़ करती है। ठीक है, माता जी दारू पीती है प्रेगनेंसी के अंदर, उन्हें बोल रखा है कि आप दारू को अवॉइड करो, फिर भी नहीं हम तो पियेंगे, तो पीती है अगर वो ऐसा कुछ, या फिर सब्सटेंस एब्यूज़ करती है जैसे कोकीन, गांजा वगैरह कुछ भी, तो कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ और उनको रिटार्डेड जरूर करेगा। नेक्स्ट है मैटरनल इलनेस, प्रेगनेंसी इंड्यूस, जैसे मैटरनल इलनेस मतलब कि माता जी बीमार हो गई प्रेगनेंसी के अंदर, जैसे उनमें प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जिस बीमारी को कहते हैं PIH, एनीमिया हो गया, मदर को हार्ट डिजीज हो गया, मदर को डायबिटिक मेलाइटिस हो गया। एक क्वेश्चन आता है, चलो छोड़ो क्वेश्चन, अभी एग्जाम के टाइम मत डिस्कस करना, ठीक है, बाद में बताऊंगा कभी टाइम मिलेगा तब। तो DM का क्वेश्चन है कि जब मदर को प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटिक मेलाइटिस होता है तो बच्चे में क्या इफेक्ट वगैरह कुछ होगा। ठीक है,
तो देखो हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो बच्चे के आपको पता है कि डेवलपमेंट पे इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन आता है हार्मोन, एक्सेसिव इंसुलिन स्टिमुलेशन फीटल्स ग्रोथ लीडिंग टू लार्ज साइज फीटस। मान लीजिए अगर मदर के अंदर एक्सेसिव इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को मैक्रोसिफेली बना, देखो चलो मैक्रोसिफेली क्या होता है, मैक्रोसोमनिया बात हम उसकी करते हैं। मैक्रोसोमनिया क्या होता है कि जब मान लीजिए अगर मदर में ज़्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है अगर मान लीजिए मदर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो बच्चे में भी कहीं ना कहीं ग्लूकोज का लेवल एकदम हाई हो जाता है, ठीक, बच्चा एकदम फूला फूला सा मोटा वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट वन देखो मिसलिनियस यूटेराइन माल फॉर्मेशन, जैसे पॉलीहाइड्रोमिनाज है। पॉलीहाइड्रोमिनाज मतलब कि यूटेराइन के अंदर, जैसे यूट्रस के अंदर जो अम्यूनिटी फ्लूइड होता है उसकी मात्रा 200 ml से भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो कहीं ना कहीं बच्चे को वो इफेक्ट करेगी और बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या पहुंचाएगी, बाधा पहुंचाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट नेटल, या तो थे प्री नेटल फैक्टर। पोस्ट नेटल के बच्चे की ग्रोथ के बाद में डेवलप, जो बच्चे के जन्म के बाद में क्या क्या कंडीशन आ सकती है। तो फर्स्ट वन बात करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल की, कि जिसके अंदर लो बर्थ वेट बेबी हैव वेरियस कॉम्प्लिकेशंस इन द लेटर लाइफ विच रिटार्ड्स चाइल्ड्स ग्रोथ, मतलब होती है कुछ चीज़ें। ग्रोथ पोटेंशियल मतलब जब लो बर्थ वेट बेबी होता है, LBW बच्चा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है लेटर लाइफ के अंदर, ठीक है, जो कि बच्चे की ग्रोथ वगैरह को भी अफेक्ट करती है। लो बर्थ वेट में भी मतलब जिसका वजन बच्चे का 2.5 किलो से लेकर के 3 किलो से लेकर के कम है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल, अंडर न्यूरिज्ड चाइल्ड यूजुअली सफर फ्रॉम ग्रोथ रिटार्डेशन प्रॉब्लम्स। अगर बच्चा अंडर न्यूरिज्ड है, से ढंग से अगर माता ने खाना नहीं खाया, बच्चे ने खाना नहीं खाया, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा नहीं कर रहा है, बच्चे को बाकी वो देते हैं ना कुछ सेरेलैक्स वगैरह, वो कुछ नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ और रिटार्डेशन होने का चांस रहता है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड इलनेस, क्रॉनिक चाइल्डहुड हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जनरली लीड्स टू ग्रोथ इम्पेयरमेंट। अगर बच्चे के अंदर खुद में एनामलीज हैं कुछ, जैसे CHD है या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, विल्सन ट्यूमर है, एनीथिंग जो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे RH इनकम्पेटिबिलिटी है, या फिर मान लीजिए आपका वो क्या नाम कहते हैं उसको, ब्रिथेस्पेक्सिया, कुछ भी है अगर प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, कुछ भी, तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट सैनिटेशन से वाटर सप्लाईज आते हैं हैविंग डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि अगर बच्चे को आपने अच्छा खाना दिया, अच्छा पानी दिया, सैनिटेशन मतलब अच्छी अगर साफ़ सफाई मिली बच्चे को, बच्चे के अंदर होता है कि इन्फेक्शन ही तो होता है मेनली, तो है ना, एक तो होता है लो बर्थ वेट बेबी, दूसरा मान लेते हैं इन्फेक्शन होता है, जैसे निमोनिया वगैरह का कोज वगैरह कर सकता है। तो ठीक है, हमें बच्चे को प्रिवेंट करके रखना है। बच्चा तो समझता है नहीं, वो रेत में भी हाथ डालेगा, कीचड़ में भी हाथ डाल सकता है, ठीक है, कहीं गंदगी में भी हाथ डाल सकता है। हमें उसमें प्रिवेंशन करना, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट है वो एकदम क्लीन रखना, नीट रखना है। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी बातें होती है, उनके घर पे जो बच्चे जन्म के बाद में डिटोल से पोछे लगते हैं, फिर लाइजोल से पोछे लगते हैं, फिर उसके बाद में फिनोल से पोछे लगते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा उनको पता बच्चे को रहता है। अब बस ऐसे तो है नहीं साहब पूरे कपड़े पहन के घूमेगा, नहीं, वो तो ऐसे घूमता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है उनको इन्फेक्शन का। और अपने हम तो क्या है कि इतना ध्यान वगैरह रखते नहीं है। तो नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसके अंदर आता है लेक ऑफ लव्ड एप्लीकेशंस एंड द एफिलिएशंस एंड द सिक्योरिटी लीड्स टू द इमोशनल डिस्टर्बेंस। मान लीजिए अगर बच्चा का जन्म हुआ है और उसके जन्म के बाद में उसके घर वाले हैं, जो उसके माता पिता हैं, वो उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उनसे ज़्यादा बहुत प्यार नहीं करते हैं, बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, आपके पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकल हो जाओगे कहीं पे। तो छोटा बच्चा मान लीजिए 2 साल का, 3 साल तक का बच्चा है, 4 साल तक का बच्चा है, तो उसको फिर मान लीजिए अलग ही रखते हैं, उसमें ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट चाइल्ड से जो सेकंड चाइल्ड होता है ना, तो फर्स्ट चाइल्ड के बाद जो सेकंड चाइल्ड होता है, तो सेकंड चाइल्ड को ज़्यादा प्यार करता है, तो फर्स्ट चाइल्ड क्या डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा देखने को मिलता है ज़्यादातर केसेस के अंदर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस बच्चे को लगता है कि यार घर वाले सारे उस छोटे वाले को ही प्यार करते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है भाई, पहले मुझे पूछते थे। ऐसा भी देखने को मिलता है कि फिर वो जो है फर्स्ट वाला वो सेकंड वाला कभी मार भी देता है। ये सब चीज़ें जो जनरली सिटीज़ के अंदर देखने को मिलती है, वो लोड ले लेता है चीज़ों का, अपने यहाँ पे कोई लोड वगैरह लेता नहीं है और न ऐसी कोई चीज़ें सोचता है, ठीक है। उनमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सिटी का उदाहरण, तो सिटी में क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो फिर एक तो वो पेरेंट्स पहले काउंसलिंग वगैरह करवाते हैं, काउंसलिंग वगैरह करके फैमिली प्लानिंग वगैरह करते हैं, फिर आपको पता ही है तो सब फंक्शन तो आप जानते ही हो, फिर है तो फिर उनका फोटोग्राफी शूट वगैरह सब कुछ चलता रहता है। उसके बाद जब बेबी का बर्थ होता है तो फिर वो हो स्टेटस वगैरह, पार्टियाँ वगैरह, बच्चे के 1 महीने पे केक करता है, फिर 2 महीने पे करता है, फिर 5 महीने पे करता है, ऐसा कुछ केक वगैरह करते रहते हैं। और सिटियों में तो देखने को मिलता है माँ बाप बच्चे को जी लगा करके बोलते हैं। मेन चीज़ तो ये, ठीक है, उदाहरण समझ में आएगा आपको शानदार सा। तो बच्चे को जी आप बोलते हैं बच्चे को, अपने कभी बोले रहा आप? कोई नहीं बोले अपने को, तो माँ बाप तो अपने पड़ोसी भी नहीं बोलते आप अपने को, वो भी नाम लेते हैं, कभी नाम को भी और नाम लेते, बड़े पूरे भी लेते नहीं है, छोटे होते यही लेते हैं।
तो फिर क्या होता है कि जब सिटीज़ के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट जो चाइल्ड होता है फिर वो 1 साल का होता है, तो फिर उसके लिए पता नहीं हज़ारों तरह के खिलौने वगैरह, और वैसे ही बेड, वैसे ही सब कुछ। 3 साल तक तो बहुत ज़्यादा केयर है कि फिर जब सेकंड वाला बाबू होया अपना, तो जब सेकंड वाला आता है तो फिर फर्स्ट वाले का केयर कम कर देते। फिर फर्स्ट वाले को लगता है यार साले इसकी वजह से मेरी पहुँच बंद हो गई, मुझे कुछ पूछता नहीं है। पहले तो ऐसा पूछते थे, इतना कुछ करते थे, अब आजकल इसी को करते हैं। ये ध्यान नहीं बेटा, तेरा भी था टाइम एक। तो वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। लंबा टॉपिक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं, चलो जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट है कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए फूड हैबिट्स, कल्चरल बिलीफ, एजुकेशन लेवल एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कल्चरल हैबिट की वजह से रुक जाता है। हमारा जैसे कोई मान लीजिए कल्चर्स है, जैसे कोई ब्राह्मण वगैरह है तो वो मांस मछली अंडा वगैरह कुछ नहीं खाता, यहाँ तक कि उनका नाम भी नहीं लेता, शराब का सेवन नहीं करता, या फिर और भी कोई चीज़ है। तो अंडे के अंदर कितना ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होता है वो बच्चा नहीं खाता है। कल्चर ऐसा कल्चर है, उनका बिलीफ है, उनकी मान्यताएँ हैं, ठीक है। और जो अपना और भी सिस्टम है ब्राह्मणों के अंदर, जैनों के अंदर, बड़ियों के अंदर, जो उनमें क्या सिस्टम चलता है कि साहब जो है ज़मीन में उगी हुई चीज़ नहीं खाएंगे, जैसे प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं, शकरकंद नहीं खाते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको कह पे, और वो होता नहीं क्या नाम उसका, छोड़ो चलो, ये सब चीज़ें वो नहीं खाते हैं। तो इनकी वजह से, उनकी बिलीफ और धारणा की वजह से जो ग्रोथ डेवलपमेंट उनका कम हो जाता है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब पॉवर्टी लीड टू माल न्यूट्रिशन। ये की चीज़ मैं समझा रहा हूँ। पॉवर्टी लीड टू माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि जो गरीबी होती है वो कुपोषण का शिकार करती है। गरीब होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका कम होता है, उनके पास ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं होता, तो बच्चे को सही ढंग से खाना मिलाना नहीं खिला पाते हैं, ठीक है। अच्छा खिलाओगे, बादाम खिलाओगे तो बादाम जैसा बच्चा, अगर काजू खिलाओगे तो काजू जैसा, ठीक है। फिर अब सोच रहे हो बच्चे को सूखी रोटी चूर के चूरमा बढ़ा के खिला दें तो भाई उसका ग्रोथ डेवलपमेंट वैसे ही होगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए क्लाइमेट एंड सीजन्स। वेट गेन इज मोर इन द लेट समर्स एंड द रेनी सीजन्स ग्रोथ एंड हाइट। मतलब कहता है कि जो वेट गेन होता है बच्चे का, जो समर सीजन के लेट में, लास्ट समर सीजन होता है उसमें ज़्यादा होता है, और जो रेनी सीजन वगैरह होता है उसमें ग्रोथ एंड हाइट बढ़ती है, ठीक है। वेट कब बढ़ता है, लेट समर में, और ग्रोथ एंड हाइट कब बढ़ती है, रेनी सीजन में। नेक्स्ट देखो प्लेयर एक्सरसाइज। जब बच्चा खेलेगा कूदेगा, कहते हैं ना खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, क्या खेलोगे कूदोगे तो रहोगे कुछ कहते हैं ऐसा, अरे सॉरी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे जवान, ऐसा कुछ है। तो कुल मिलाकर के खेलना और कूदना ने बच्चे की स्वास्थ्य को बहुत मजबूत बनाते हैं, और उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास इन खेल से होता है। कहते हैं ना स्वस्थ जीवन का आधार है खेल, तो खेल लिए आप भी। तो ये सब होता है खेल और एक्सरसाइज बच्चे के जो है समझ में, ठीक है। तो वो अपना सारा कंप्लीट है, खेलना कूदना सब कुछ हो गया। अब बात हम करते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन की। क्या होता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन? क्वेश्चन या तो पूछेगा इन्फेंट का या पूछेगा टोडलर का, कभी भी प्री स्कूलर स्कूलर वगैरह नहीं पूछता है। या तो बात करेगा इन्फेंट का या बात करेगा टोडलर का। तो फर्स्ट हम देखते हैं साहब इन्फेंट का। इन्फेंट बच्चे को बोलते हैं जो बर्थ से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। मेनली तो हम कहते हैं कि साहब 28 से 1 साल का बच्चा, पर आज हम पूरी बात करते हैं कि 1 से 1 तक का, ठीक है। तो देखो जल्दी देख लीजिए, 1 से 2 महीने का बच्चा क्या क्या करता है कि रिकॉग्नाइज द मदर, अपनी माता को पहचान लेता है 1 से 2 महीने का बच्चा, ठीक है। सोशल स्माइल, सामाजिक हंसी उसे अच्छी लगती है। रिकॉग्नाइज द ब्राइट लाइट ऑब्जेक्ट, और वो क्या करता है कि जो ब्राइट लाइट ऑब्जेक्ट है उनको देख लेता है एट द 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अगर मान लो उसके 20 सेंटीमीटर ऊपर से कहीं पे भी जो ब्राइट लाइट ऑब्जेक्ट है उनको वो देख सकता है, ठीक है। क्राई वेन हंग्री, जब भूखा होगा तब वो रोएगा। टर्न हेड टुवर्ड साउंड, जब भी कहीं आवाज़ आती रहती है उस साउंड की तरफ वो अपना जो है सिर घुमा लेता है। बच्चा हंग्री होगा तो वो रोएगा, मतलब पर उसके आंख से आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि जो लेक्रिमल ग्लैंड होती है, अश्रु ग्रंथि, वो 3 से 4 मंथ में डेवलप होती है, ठीक है। एबल टू लिफ्ट हेड हॉरिजॉन्टली, और बच्चा अपना जो सिर है वो हॉरिजॉन्टली उठा लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 से 3 महीने का बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो कंप्लीट हेड कंट्रोल, बच्चे का हेड कंट्रोल कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट मतलब वो अपना पूरा जो है हेड का कंट्रोल खुद कर पाएगा। जब उससे कोई बात करेगा वो मजा करेगा, हंसेगा उसके सामने, ठीक है। कू साउंड, बच्चा किलकारियाँ करेगा। 2 से 3 महीने का बच्चा क्या करता है, किलकारियाँ करता है। सीधे मूविंग ऑब्जेक्ट, घूमती हुई चीज़ों को वो देख सकता है, ठीक है। 4 से 5 महीने का बच्चा क्या करेगा, होल्ड द रेटल एंड द ब्रिंग इट इन माउथ, बच्चा क्या खिलौने को पकड़ेगा और अपने मुंह तक लेके जा सकता है। जॉइंट द हैंड टुगेदर फॉर प्ले, खेलने के लिए दोनों हाथ को जॉइंट कर सकता है और किसी भी चीज़ तक वो जा सकता है, ठीक है। 5 से 6 महीने का बच्चा क्या करेगा, सिटिंग विद सपोर्ट, बच्चा सारे के सारे बैठ सकता है, ठीक है। सुपाइन टू प्रॉन स्लिप, और वो बच्चा सीधा सोकर भी उल्टा भी सो भी सकता है, ठीक है। सीधा से खुद भी उल्टा हो सकता है। मतलब एंजॉय द मिरर इमेज, और जब बच्चा अपने कांच में मुंह देखता है तो एकदम हंसने लग जाता है उस टाइम पे। 5 से 6 महीने के बच्चे की बात करें। फिर बात करते हैं और क्या हो सकता है, ट्रांसफर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ों को फेंक सकता है, और किसी की भी नकल कर सकता है। जैसे नकल कैसे कर सकता है कि अगर कोई उसको जैसे चिढ़ा रहा है ना, वो वैसे वापस चिढ़ा भी सकता है। उसके सामने कोई हंस रहा है तो हंस भी सकता है उनके सामने।
6 से 7 महीने का बच्चा क्या करता है, लोगों से फिर डरने लग जाता है। पहले तो लोगों के हाथ में जाता था, बातचीत करता था, फिर जैसे 6 से 7 महीने बातचीत करता था, मतलब कि सोशली स्माइल देता था, ठीक है। और 6 से 7 महीने का बच्चा क्या करेगा, स्ट्रेंजर एक्टिविटी, तो अगर कोई स्ट्रेंजर है उनके साथ में क्या करेगा, फिर रोने लग जाएगा, उनके हाथों में नहीं जाएगा। फिर 7 से 8 महीने का बच्चा क्या कर सकता है, मोनोसिलेबल साउंड, एक एक वर्ड बोल सकते हैं, जैसे माँ दा पा ऐसा, ठीक है। पापा, जैसे पापा होता पा बोलेगा खाली। रेजिस्ट टू टॉयज टू बी टेकन फ्रॉम हिम, और वो अगर किसी से कोई उसके हाथ से खिलौना ले लो वो रोने लग जाता है, ठीक है। सिट विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के वो बैठ सकता है। फिर होता है 8 to 9 मंथ। 8 से 9 मंथ क्या करेगा, एबल टू क्राउल ऑन एब्डोमेन, मतलब पेट के सहारे वो रेंगेगा, बिना सहारे वो खड़ा हो जाएगा, और 2 लेटर सब बोल देगा, जैसे मामा ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है 9 to 10 मंथ। 9 से 10 महीने का बच्चा क्या कर सकता है, क्रिपलिंग मतलब समझते हो हम, कहते हैं मारवाड़ में गुडालिया चलना, घुटनों के बल चलना, ठीक है। वो चलने लग जाएगा। एबल टू मूव ऑन द हैंड एंड द नी विथ एब्डोमेन पुट ऑफ फ्रॉम फ्लोर, मतलब पेट एब्डोमेन से ऊपर रहेगा और घुटनों के बल चलने लग जाएगा। अंडरस्टैंड इमोशंस लाइक एंगर, और दूसरा अगर कोई उसके सामने गुस्सा कर रहा है तो वो समझ जाएगा भाई गुस्सा कर रहा है, और हंस रहा तो वो भी समझ जाएगा इसका मूड अच्छा, हंस रहा है। वेव बाय बाय, किसी भी जाते वक्त कहते हैं टाटा कर बेटा टाटा कर, तो वो टाटा भी कर सकता है, हाथ हिला सकता है वहाँ पर। नेक्स्ट है 10 to 12 मंथ। 10 से 12 साल का बच्चा, 10 से 12 महीने का बच्चा क्या कर सकता है, फीड हिमसेल्फ विद स्पून, बच्चा खाना खा सकता है, ठीक है। इसमें पिंसर ग्राफ होगा। 10 से 12 महीने बच्चा पिंसर ग्राफ मतलब पिक अप स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड एंड टेक टू माउथ, छोटे छोटे टुकड़ों को वो लेगा और अपने मुंह में वो रख सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों को, जैसे नमकीन वगैरह आपने दी तो एक एक दाना उसको खाएगा। 5 से 7 शब्द बोल सकता है, 3 से 5 भी बोल सकता है, 5 से 7 भी बोल सकता है इसमें, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग भी समझ सकता है ये क्या बोल रहा है मेरे को। और सो अफेक्शन ऑन किस, ठीक है। वॉकिंग सपोर्ट विद सपोर्ट के साथ वो चल सकता है, जैसे फर्नीचर वगैरह पकड़ के वो चल भी सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं टोडलर की। टोडलर होता है 13 से लेकर के 15 महीने का बच्चा होता है टोडलर। वो क्या कर सकता है, एबल टू वॉक अलोन द सेवरल स्टेप्स, खुद चल सकता है, वो बहुत सारे स्टेप खुद चल सकता है। एक से कॉपी के 1 से 2 पेज वो पलट भी सकता है। 15 से 18 महीने का बच्चा क्या कर सकता है, टॉयलेट ट्रेनिंग उसमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कॉपी द मदर के एक्शन को वो कॉपी कर सकता है, जैसे। और पुट ऑफ शूज, वो अपने जूते उतार सकता है, पहन नहीं सकता पर जूते उतार जरूर सकता है, ठीक है। वो खुद खाना खा सकता है, चाहे दूध भी दिया तो कप से थोड़ा बहुत पी भी सकता है, ठीक है। 2 से 3 ब्लॉक बना देगा, मतलब अगर आप खेलते हैं ना वो हथौले वगैरह खेलते हैं ना, उसमें हथौले में क्या होता है कि ब्लॉक पे ब्लॉक जमाते हैं, तो वो 2 से 3 ब्लॉक जमा देगा। और 6 से 20 वर्ड्स कुछ बोल सकता है। 2 साल का बच्चा क्या करेगा, 6 से 7 ब्लॉक जमा सकता है, ठीक है। सीढ़ियों पर चढ़ सकता है, ठीक है। उतर नहीं सकता, चढ़ जरूर सकता है, उतर नहीं सकता। क्या रिमूव पैंट वगैरह खोल सकता है खुद की। और शर्ट का नहीं लिखा क्योंकि शर्ट क्या थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर कंट्रोल ब्लैडर एट नाइट, मतलब रात को टॉयलेट वगैरह नहीं करेगा, ब्लैडर पे कंट्रोल करेगा। और कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मतलब कॉपी पे आपके वो कहते हैं ना लिंकिटे कर देगा, लिंकिटे। नेक्स्ट है 3 साल का बच्चा क्या कर सकता है, लास्ट 3 साल के पूछते हैं क्योंकि टोडलर 1 से लेकर के 3 साल का ही होता है, ठीक है। तो टोडलर में देखो राइड साइकिल चला सकता है 3 साल का बच्चा। क्या ड्रेस एंड अनड्रेस, ड्रेस पहन भी सकता है और खोल भी सकता है, ठीक है। दोनों पैरों पे कूद भी सकता है, एक पैर पे थोड़ी देर के लिए खड़ा भी रह सकता है, पर अंदर से उसको डर लगेगा। और फिर होगा अचीव ब्लैडर कंट्रोल एट नाइट, और रात को ब्लैडर पे जो है वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। उसमें तो 2 साल का था तो दिन में करता था, और 3 से लेकर के 5 साल तक का बच्चा रात में भी ब्लैडर पे कंट्रोल कर सकता है। तो ये अपने हो गए माइलस्टोन कंप्लीट, ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट, उसका जो फैक्टर है वो कंप्लीट, और उसका जो प्रिंसिपल है वो कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्ले, और प्ले के बाद में हम बात करेंगे BFHI, फिर बात करेंगे अंडर 5 क्लिनिक, सब एक साथ में बात करेंगे। अंडर 5 क्लिनिक आज ही आएगा वीडियो, वो भी मेन जो पोर्शन है वो आपको पढ़ा देता हूँ, बाकी क्या आप खुद ही पढ़ सकते हो उसमें, पर हाँ जो पढ़ा है वो जरूर देख के जाना। फिर अंडर 5 क्लिनिक हो गया, प्ले हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, BFHI हो गया, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, और ये अपना चैप्टर हो गया फिर कंप्लीट। आज ही आधा घंटे का वीडियो और रहेगा। डिजीज़ पोर्शन बहुत ज़्यादा मैंने करवा रखी है, ठीक है। और देखते रहेंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगी तो आप मुझे मैंने कहा ना कमेंट कर दीजिए, फिर मैं खुद यहाँ पे देख के कर दूँगा, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। थैंक यू।